कुछ दिनों बाद अविरल अपने घर में घूमने का बोलकर आंसू के साथ चला गया। आंसू और सुमी फिर से मंदिर में मिले। वहीं पर आंसू ने पहली बार सुमी को गले लगाया। अविरल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो वहां से चला गया। आंसू और सुमी समझ गए कि अविरल को बुरा लगा है, लेकिन अविरल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अविरल को लगता था कि वही प्यार पवित्र है जो बिना छुए हो। तो अविरल को आंसू की मंशा पे शक हुआ। उसे लगा कि आंसू सुमी को धोखा देगा। उसने इस बारे में सुमी से बात भी की, लेकिन सुमी ने कहा कि आंसू उसे बहुत प्यार करता है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। अविरल भी मान गया, लेकिन आंसू को अब अविरल का सुमी से बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे लगने लगा था कि अविरल उसके और सुमी के बीच आना चाहता है। अविरल को इस बात का एहसास हो गया था कि आंसू को अविरल का सुमी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। अविरल ने सुमी से कहा, सुमी, तुम मुझसे बात करना बंद कर दो, आंसू को बुरा लगता है। तो सुमी बोली कि अभी तुम्हारे भरोसे ही तो मैंने आंसू से प्यार किया है। अगर मैं तुमसे बात करना छोड़ूंगी तो आंसू से भी छोड़ दूंगी। अविरल अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाना चाहता था, तो उसने एक कठिन फैसला लिया, अपने आप को सुमी और आंसू के सामने बुरा बनाने का, जिससे कि वो उनसे अलग हो सके। देहरादून आकर अविरल 5 से 6 दिनों में एक बार निशी से बात करता। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते। निशी को अविरल बहुत मानने लगा था। निशी भी अविरल की सारी बातें ध्यान से सुनती और बड़ी बहन की तरह समझाती। इधर अविरल ने सुमी से मिलना कम कर दिया। ये अविरल के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अनु के बाद वो सुमी को सबसे ज्यादा मानता था। लेकिन अब उसे एक फैसला करना था, या तो सुमी का साथ या फिर अपने पापा के सपनों को पूरा करना। एक दिन अविरल सुमी से मिला और बोला कि तुम आंसू को छोड़ दो। हालांकि अविरल को भी पता था कि अब आंसू सुमी अलग नहीं हो सकते। थोड़ी देर तो सुमी शांत रही और फिर जोर से हंसकर बोली, तुम कब से मजाक करने लगे? अविरल शांत रहा, फिर बोला कि या तो आंसू से 1 साल तक बात मत करो, या तो मुझसे कभी बात मत करना। फैसला तुम्हें करना है। सुमी को कुछ समझ नहीं आया कि अविरल ने ऐसा क्यों बोला। सुमी ने कुछ दिन आंसू से बात नहीं की, लेकिन एक दिन आंसू ने सुमी को रास्ते में रोककर उससे बात की। अविरल भी वहीं से गुजर रहा था। उसने ये देख लिया और अगले दिन सुमी से मिलकर सिर्फ ये बोला कि सुमी, आज से मुझसे कभी बात मत करना। इससे पहले कि सुमी कुछ बोलती, अविरल वहां से चला गया। सुमी ने सारी बात आंसू को बताई तो आंसू बहुत गुस्सा हुआ और सुमी से बोला, मैं तो पहले से जानता था कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ है, इसलिए उससे तुम्हारा बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं अब उसे बताऊंगा उसने ऐसा बोला भी कैसे। लेकिन सुमी को आंसू की बात का विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अविरल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने आंसू को अविरल को कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया। इसके बाद अविरल ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने ऐसा सिर्फ सुमी और आंसू से अलग होने के लिए किया था। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आ गया। अविरल का हाथ सूना था। वो किसी तरह अपने आंसू छुपा रहा था। तभी उसके पास अमित आया और उसे लेकर सुमी के पास गया। सुमी ने उसे राखी बांधी तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अविरल ने उसे गिफ्ट देना चाहा, लेकिन सुमी ने कहा कि अभी रहने दो, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी। अविरल ने भी कहा, ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं दे ना सकूं। इसके बाद अविरल और सुमी कभी नहीं मिले। अब अविरल ने कुछ ही महीनों के अंदर एक और बहन खो दी थी। वो अंदर से टूटने लगा था, लेकिन जब वो अपने मम्मी पापा के मुरझाए हुए चेहरे देखता तो वो अपने
आपको संभालता और पढ़ने बैठ जाता। अविरल रात दिन पढ़ाई करता, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। वो परेशान रहने लगा। अवि ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। एक लड़का जो पूरे स्कूल में हमेशा टॉप करता था, उसकी ऐसी हालत। उसे अपनी इस हालत पर खुद भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही अवि की मौसी का फोन आया। वो बहुत दुखी थी। उन्होंने बताया कि निशी के पापा ने निशी की शादी कहीं और तय कर दी। अवि को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अगले दिन निशी को फोन किया और पूछा, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो हम सब कितना चाहते थे। मैं तो आपको अपनी भाभी मान चुका था। उसकी ये बात सुनकर निशी ने रोते हुए बताया कि अमन की मम्मी ने गुस्से में मेरे पापा की बहुत बेइज्जती की। उसके बाद मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और तय कर दी। अगर तब तक भी अमन मुझे एक आवाज़ भी देते तो मैं भागकर चली आती, लेकिन अमन ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत अकेली हो चुकी थी अविरल। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब मेरी शादी हो गई है। अविरल बहुत दुखी हुआ। अब उसने लगभग 1 साल के अंदर अपनी तीसरी बहन भी खो दी। अब उसे लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में बहन ही नहीं है। उसने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए मैं अब किसी को अपनी बहन नहीं बनाऊंगा। अविरल की जिंदगी में तो जैसे तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब अविरल का 12वीं क्लास का एग्जाम आ चुका था। उसका मैथ का एग्जाम बहुत खराब गया। अविरल ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किए थे, लेकिन एक भी क्वेश्चन को पूरा सोल्व भी नहीं कर पाया था। 1 माह बाद अविरल का रिजल्ट आया। अविरल अपने एक दोस्त के साथ अपना रिजल्ट देखने पहुंचा। जब उसने रिजल्ट देखा तो खड़ा का खड़ा रह गया। अनु की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, भैया तुम्हें मुझसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। अविरल फेल हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी ने ये कैसा मोड़ ले लिया। अविरल के पैर अपने घर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बहुत समझाया और उसे घर लेकर वापस गया। जैसे ही अविरल घर पहुंचा, उसने देखा कि मम्मी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। अविरल को देखकर उनके चेहरे पर उत्सुकता आई। उन्होंने पूछा, भैया क्या रिजल्ट आया? अविरल सीधा घर के अंदर चला गया और रोते हुए बोला, पापा मैं फेल हो गया। उसके पापा बहुत निराश हुए और थोड़ी देर तक शांत रहे, फिर बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छे नंबर लाना। अविरल अपने कमरे में चला गया और रोता रहा। सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। होता भी कैसे? अविरल जिंदगी में पहली बार किसी परीक्षा में फेल हुआ था। अविरल के पापा भी बाहर किसी से बात नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर किसी ने रिजल्ट पूछा तो वो क्या बोलेंगे। जो हमेशा अपने बच्चों का नाम बड़े घमंड से लेते थे, आज उनका सिर झुक चुका था। शाम को ही अविरल की मौसी लोगों का फोन आया तो उन्हें भी अविरल के फेल होने का पता चला। वो अविरल की मम्मी से बोली, बड़े आए थे इंजीनियर बनने, कहीं के नहीं रह गए। अब तो संभल जाए। 8 साइड लेकर कहीं से नकल करके अगली बार इंटर तो पास कर ले। अविरल की मम्मी कुछ नहीं बोल सकी। वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। अविरल किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था। सभी उसे फेलियर फेलियर कहकर चिढ़ा रहे थे। वो सारा समय अपने कमरे में ही बना रहता। अगर बाहर कुछ देखने होता तो खिड़की से छुपकर देखता। वो डायरी में सारी बातें लिखता तो उसे लगता कि उसने अनु को सब बता दिया। एक रात अविरल डायरी में लिखते लिखते घंटों रोता रहा और रोते रोते डायरी को सीने से चिपका कर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। रात में उसने अनु को पहली बार सपने में देखा। उसने देखा कि वो अनु से वही सब बोल रही है जो उसने रोकर डायरी में लिखा था।
सपने में उसे अनु समझाती है, भैया तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ जो जिंदगी में एक बार फेल हो गए? अरे सफल होने का मजा तभी है जब सब आपको हारा हुआ मान चुके हों। रोना बंद करो और डट कर दुनिया का सामना करो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। अचानक अविरल की नींद खुल गई। उसने देखा कि सुबह का 5 बज चुका है। अविरल ने अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस की और ठान लिया, मैं उठूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जब मेरी बहन मेरे साथ है तो दुनिया से क्या डरना। वो उठा और बाहर निकला तो लोगों ने मजाक बनाते हुए पूछा, यार तुम फेल हो गए? अविरल ने बोला, हाँ मैं फेल हो गया। उसके अंदर वही कॉन्फिडेंस लौट आया था जो अनु के साथ रहने पर हुआ करता था। लेकिन आगे की डगर बहुत कठिन थी। इस साल उसे प्राइवेट फॉर्म भरना पड़ा। अविरल के पापा ने उसके कहने पर एक स्कूल में कोचिंग की तरह ही उसका एडमिशन करा दिया। अविरल जब पहली बार बैग लेकर स्कूल पहुंचा तो सभी की निगाहें उसे उपेक्षा की दृष्टि से देख रही थी। वो एक पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसने सोच रखा था कि हिम्मत नहीं हारूंगा। घर आते ही उसने सारी बातें अनु को बताई। डायरी के माध्यम से उसे बड़ा सुकून मिला और वो पढ़ने बैठ गया। कुछ दिनों बाद अविरल के स्कूल में केमिस्ट्री की एक टीचर आई जो अनु को जानती थी। वो अविरल को देखते साथ ही पहचान गई। उन्होंने क्लास के बाद अविरल को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम तो बहुत होशियार थे, तुम यहाँ कैसे? अविरल ने सारी बात अपनी मैम से बताई तो वो बहुत दुखी हुई और अविरल का पूरी तरह सपोर्ट करने को बोली। अविरल उन्हें प्रतिभा दीदी बोलता था। आज अविरल पहली बार खुश दिखाई दिया। वो स्कूल से आते ही अपने कमरे में गया और अनु को धन्यवाद दिया। अविरल के अंदर एक विश्वास ने जन्म ले लिया था कि अनु उसके साथ है और उसने ही प्रतिभा दीदी को भेजा है। अविरल की रुकी हुई जिंदगी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। प्रतिभा दीदी उसका बहुत सपोर्ट करती थी। वो अविरल को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। जब अविरल ने पैसे के बारे में बोला तो उन्होंने डांटते हुए बोला कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, अब ऐसी बात मत करना। कभी कभी जब अभी बहुत उदास होता तो उसके आंसू प्रतिभा दीदी के आगे भी निकल जाते। समय बीतता गया। अविरल के एग्जाम की डेट्स आ चुकी थी। इस साल अविरल जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था। तभी मौसी के बड़े लड़के कार्तिक की शादी रुड़की में तय हो गई। बहुत समय बाद घर में कोई फंक्शन हो रहा था तो सभी बहुत खुश थे, लेकिन अविरल को खुशी के साथ साथ पढ़ाई की चिंता भी थी। उसका शादी में जाने का मन तो नहीं था, पर कार्तिक के जोर देने पर अविरल अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली पहुंचा। अविरल के सामने ये परिवार में पहली शादी थी तो अविरल ने भी शादी में खूब मस्ती की। शादी के 10 से 3 दिन बाद अविरल की भाभी दीप्ति ने अविरल से मजाक में पूछा कि क्या तुम किसी को चाहते हो? तो अविरल ने कहा, भाभी अभी मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। अविरल की ये बात दीप्ति को बहुत अच्छी लगी। कुछ ही दिनों बाद अविरल अपने घर आ गया और फिर से पढ़ाई में लग गया। अब अक्सर ही अविरल फोन पर दीप्ति भाभी से बात करने लगा था। अब अविरल दीप्ति से काफी घुल मिल गया था। एक दिन अचानक दीप्ति ने अविरल से कहा, मेरी चाची की एक लड़की है, उसका नाम निधि है। वो बहुत प्यारी और सीधी है। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात कराऊं। लेकिन अविरल ने मना कर दिया और बोला कि भाभी मैंने उसे शादी में देखा है, वो मुझे पसंद नहीं है। तभी दीप्ति ने कहा कि एक बार मेरे साथ हरिद्वार चलना और मिल लेना। कुछ दिनों में अविरल के एग्जाम भी आ गए। इस बार अविरल बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके सारे सब्जेक्ट तैयार थे। इस बार अविरल के एग्जाम बहुत अच्छे गए। अविरल ने
ग्रामी क्लास के साथ इंजीनियरिंग एंट्रेंस का भी फॉर्म भरा था, जिसका एग्जाम अप्रैल में था। एंट्रेंस का सेंटर हरिद्वार पड़ा था। अविरल को दीप्ति के घर रुकना था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो निधि से मिलना भी चाहता था और नहीं भी। अविरल की हरिद्वार जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तारीख को अविरल को पता चला कि एग्जाम की डेट टल गई है। अब एग्जाम 14 मई को है। अविरल ने दीप्ति भाभी को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि उनके घर के सभी लोग तो गांव जाएंगे क्योंकि गांव में पूजा है, लेकिन वो लोग 13 मई को आ जाएंगे, तो तुम 13 मई को ही पहुंचना। अविरल 13 मई को दीप्ति के घर हरिद्वार पहुंचा। उसी दिन दीप्ति के घर के भी सभी लोग गांव से हरिद्वार आए थे। निधि का परिवार भी दीप्ति के घर आया हुआ था, पर निधि को अविरल के आने का कुछ भी पता नहीं था। अविरल की नजर निधि पर पड़ी, जिसकी बात दीप्ति ने पहले उससे की थी। दीप्ति की छोटी बहन रेनू अविरल से खूब बात कर रही थी, लेकिन निधि कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर में अंदर जाकर रेनू ने निधि से कहा, तुम अविरल से बात क्यों नहीं करती हो? ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। तब निधि आकर अविरल से कुछ बात करने लगी, तो अविरल ने पूछ लिया कि तुम मुझसे किस रिश्ते से बात कर रही हो? तो निधि ने कहा कि भाई के रिश्ते से। अविरल ने तुरंत बोला, मैं किसी को बहन नहीं बनाता। निधि को बहुत बुरा लगा। वो कुछ नहीं बोली। तब अविरल ने कहा कि रिश्ते के हिसाब से तो मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ, लेकिन क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं तो हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर निधि ने कहा, मैं किसी को इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाती, और अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर सारी बात रेनू को बताई, तो रेनू ने उसे समझाया कि अविरल ने ऐसे ही बोल दिया होगा। इस साल निधि का भी 10वीं क्लास का एग्जाम था, तो अविरल और निधि में रिजल्ट की बातें होने लगी। अविरल ने कहा, मोर देन 90% तो आएंगे ही। इस पर निधि को लगा अविरल ओवर कॉन्फिडेंट है। अब दोनों में थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी। अविरल को निधि की कुछ हरकतें बहुत अच्छी लगी। अविरल को निधि की सादगी, सीधेपन से मोहब्बत हो गई थी। अविरल ने ये बात जाकर रेनू को बताई। रेनू ने बोला, उससे अभी कुछ मत कहना, वो हर बात अपनी मम्मी को बताती है और उसकी मम्मी तभी तैयार होंगी जब तुम कुछ बन जाओगे। अविरल ने रेनू से वादा किया कि जब तक मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने दिल की बात निधि से नहीं करूंगा। लेकिन उसने रेनू से बोला कि निधि को हिंट जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मैं उससे अपने दिल की बात करूं तो उसका जवाब हो कि अविरल तुमने देर कर दी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसके बाद अविरल एग्जाम देकर वापस देहरादून चला गया। अविरल को मोहब्बत हो चुकी थी। उसके कोरे दिल पर निधि का नाम लिख चुका था। देहरादून पहुंचते ही अविरल ने सारी बात दीप्ति को बताई, लेकिन दीप्ति की बातों से उसे लगा कि शायद दीप्ति को ये अच्छा नहीं लगा था। शायद इसका एक कारण ये भी था कि अविरल ने उससे बातों बातों में अपने अतीत की सारी बातें हरिद्वार जाने से पहले ही बता दी थी। दीप्ति को धीरे धीरे अविरल के अतीत की सारी बातों का पता चलता गया, जैसे उसका ग्रामी क्लास में 2 बार फेल होना और उसका आंसू जैसे लड़कों से दोस्ती होना। वो उसे एक बिगड़ैल लड़का समझने लगी थी। अविरल का निधि के बारे में बात करने पर जब दीप्ति कुछ नहीं बोली, तब अविरल ने दीप्ति से पूछा, भाभी कोई दिक्कत है क्या? तो दीप्ति ने कहा, तुम्हारी हाइट निधि से कम है तो शायद तुम्हारी शादी ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पहले कुछ बन जाओ, फिर मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगी। अब अविरल का रिजल्ट आ चुका था। जैसे ही उसने रिजल्ट देखा वो बहुत दुखी हुआ। उसके 88% मार्क्स ही आए थे। हालांकि घर में सभी लोग
बहुत खुश थे, लेकिन अविरल के दिमाग में सिर्फ अनु की बात ही घूम रही थी कि भैया तुम्हें मुझसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। सभी ने अविरल को समझाया कि तुम प्राइवेट एग्ज़ाम देकर इतने नंबर लाए हो, ये 96% से कम नहीं है। तब जाकर अविरल को थोड़ा संतोष हुआ और उसने तुरंत जाकर सारी बात डायरी में लिखी और अनु से माफ़ी मांगी। अविरल ने फिर रेनू को फ़ोन किया तो निधि ने ही फ़ोन उठाया, क्योंकि निधि की फैमिली अभी रेनू के घर पर ही थी। अविरल और निधि ने एक दूसरे को अपना रिजल्ट बताया तो दोनों बहुत खुश हुए। अचानक अविरल ने निधि से बोला, तुम्हें रेनू ने कुछ बताया है? थोड़ी देर निधि शांत रही और फिर रेनू को फ़ोन देकर चली गई। रेनू ने अविरल से बोला कि मैंने निधि को बता दिया है, लेकिन तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। निधि की भी यही शर्त है। अविरल खुश भी हुआ और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसे मेरे दिल की बात पता होने के बाद भी निधि ने उससे बात की, और दुखी इसलिए कि निधि ने भी उसके आगे शर्त रख दी थी। जबकि अविरल का मानना था कि प्यार निस्वार्थ होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद अविरल ने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी के लिए अपने पापा से दिल्ली जाने को बोला, तो उसके पापा उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अनु को भेजने के बाद काफ़ी डर गए थे। लेकिन अविरल ने तो दिल्ली से ही कोचिंग करने की जिद रखी थी। अविरल को लगता था कि दीप्ति भाभी की वजह से कभी कभार निधि भी दिल्ली आएगी तो वो उससे मिल लेगा। अविरल के लिए अब उसकी मौसी लोगों की निगाहें बदल चुकी थी, क्योंकि बीते सालों में अविरल ने उनकी एक भी नहीं सुनी थी और अविरल ने अपने अतीत की जो बातें दीप्ति को बताई थी वो दीप्ति ने कार्तिक और अविरल की मौसी को बता दी थी। अब सभी की निगाहों में एक धारणा बन गई कि अविरल एक बिगड़ा हुआ लड़का है और किसी तरह नकल करके 11वीं क्लास में मार्क्स ले आया है। बहुत जिद करने से अविरल के पापा दिल्ली भेजने को तैयार हो गए। उन्होंने अविरल को नया मोबाइल दिलाया। अविरल हॉस्टल में रहने लगा। कुछ दिनों बाद अविरल ने रेनू से निधि का फ़ोन नंबर मांगा तो रेनू ने उसे बताया कि निधि लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है। निधि की फीस भी रेनू के पापा देते हैं। अविरल को बहुत दुख हुआ। अब अविरल की मोहब्बत निधि के लिए दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए घंटों एक्सरसाइज करता और वादा पूरा करने के लिए रात दिन पढ़ाई करता। तभी अविरल की मौसी के यहाँ एक फंक्शन हुआ जिसमें निधि को आना था। अविरल ने रेनू को फ़ोन पर बताया कि वो निधि को एक गिफ्ट देना चाहता है, तो रेनू ने बोला तुम वो मुझे दे देना, मैं उसे दे दूंगी। फंक्शन का दिन भी आ गया। अविरल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो शाम को अपनी मौसी के घर पहुंचा। निधि भी वहां थी, लेकिन उसने एक बार भी अविरल को नहीं देखा। अविरल समझ रहा था कि वो शर्मा रही है, तो वो निधि से बात करने के लिए स्वीट्स के स्टॉल के पास खड़ा हो गया। उसे लगा कि हर कोई स्वीट्स लेने तो आता ही है, तो निधि भी ज़रूर आएगी। अविरल को वहां खड़े खड़े 11 घंटे बीत गए। सभी लोग खाकर चले भी गए, लेकिन निधि वहां नहीं आई। अविरल ने दुखी होते हुए रेनू से कहा, मैं निधि के लिए गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज़ उसे बुला दो, मैं उसे मिल भी लूँगा और गिफ्ट भी दे दूँगा। लेकिन रेनू ने मना कर दिया और बोली, निधि ने मना कर दिया है। अविरल को बहुत दुख हुआ। उसने बिना कुछ खाए ही अपना बैग उठाया और हॉस्टल चला गया। फिर काफ़ी समय तक उसकी रेनू से भी कोई बात नहीं हुई। अविरल काफ़ी समय तक अपनी मौसी के घर भी नहीं गया, क्योंकि जब पार्टी में अविरल आया था तो उसे सभी का व्यवहार अजीब सा लगा था। कुछ महीनों बाद अविरल मौसी के घर गया तो दीप्ति ने पूछा, अविरल अब तुम आते क्यों नहीं हो? तो अविरल ने कहा, जब किसी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो किसके लिए आऊँ?
तब दीप्ति ने बताया कि अविरल, मैंने तुम्हारी बात निधि से की थी। तो निधि ने कहा कि दीदी ऐसा कुछ नहीं है, अविरल मुझे बदनाम कर रहा है। अविरल को भी कुछ समझ नहीं आया कि निधि ने ऐसा क्यों कहा। अविरल ने रेनू को फोन किया और उससे इस बारे में बात की तो रेनू ने बताया कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए उसने ऐसा कहा है। अविरल अब निधि से बात करना चाहता था, लेकिन रेनू ने साफ मना कर दिया और बोला कि निधि ने कहा है कि अगर अविरल नहीं माना तो उसके पापा से शिकायत करूंगी। अविरल बहुत दुखी रहने लगा, लेकिन रेनू उसे दिन में 11 से 3 बार कॉल करती और उसे समझाती, लेकिन अविरल की मोहब्बत तो हर समय निधि का ही नाम लेती। कुछ समय बाद रेनू दिल्ली आई तो अविरल भी उससे बात करने मौसी के घर आ गया। दोनों देर रात तक बात करते रहे। बातों ही बातों में अविरल को पता चला कि निधि रेनू के घर आई हुई है। तुरंत अविरल के दिमाग में निधि से बात करने का तरीका सूझा। उसने बात ही बात में ये भी जान लिया कि किस समय घर में सबसे कम लोग होंगे, जिससे कि निधि की फोन उठाने की उम्मीद बढ़ जाए। अगले दिन उसी समय अविरल ने फोन किया तो किसी लड़के ने फोन उठाया। अविरल तुरंत पहचान गया कि फोन पर निधि है। वो तुरंत बोला, निधि फोन मत काटना, बस 10 मिनट मुझसे बात कर लो। तो निधि बोली, अरे अविरल, मैं तो तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी, मुझे पता था कि तुम जरूर फोन करोगे। अविरल ने निधि से दीप्ति वाली बात पूछी तो निधि बोली कि दीप्ति दीदी ने मुझसे बोला कि अविरल बोल रहा है कि निधि मुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, तो मैंने गुस्से में बोल दिया और तुम्हें जो बोलना था मुझसे बोलते, दीदी से क्यों बोला। अविरल ने निधि को बताया कि मैंने सिर्फ बोला था कि भाभी मैं निधि से शादी करना चाहता हूँ। निधि और अविरल दोनों को समझ नहीं आया कि दीप्ति ने ऐसा क्यों किया। तभी घर में किसी के आने की आहट हुई और निधि ने फोन काट दिया। अविरल को दीप्ति और रेनू पे शक हुआ कि वो जानबूझकर हमें अलग करना चाहती हैं। निधि के पास मोबाइल तो था नहीं, इसलिए निधि की अविरल से बात तभी हो पाती थी जब वो रेनू के घर जाती थी, पर यह भी हमेशा मुमकिन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अविरल को अपनी पॉकेट मनी के लिए जितने भी पैसे अपने पापा से मिलते थे, वो सारा पैसा फोन पर ही खर्च कर देता था। वो घंटे रेनू से बातें करता जिससे किसी तरह वो निधि के बारे में बात कर पाए, लेकिन रेनू हमेशा ही निधि की बात करने से बचने लगी। लेकिन अविरल के पास और कोई भी जरिया नहीं था निधि के बारे में पता करने का, तो वो ना चाहते हुए भी रेनू से बात करता रहा। एक दिन अविरल अपनी मौसी के घर आया हुआ था, तब उसने दीप्ति को बात करते हुए सुना कि निधि की बर्थडे आ रही है और उसके मामा ने जन्मदिन के पहले ही गिफ्ट में मोबाइल फोन दिया है। अविरल अपनी किस्मत को कोस रहा था कि अभी तक उसने निधि को अपना नंबर तक नहीं बताया और रेनू निधि का नंबर देगी नहीं। अविरल से रहा नहीं गया। उसने एक दिन रेनू को फोन करके बोला, रेनू निधि की बर्थडे है और मुझे उसे विश करना है। पहले तो रेनू ने नंबर देने से मना कर दिया और बोली कि निधि ने नंबर देने से मना किया है। अविरल ने बोला कि मुझे सिर्फ एक बार विश करना है, नंबर तो मैं निकाल ही लूँगा भाभी के मोबाइल से, लेकिन फिर मेरा तुम्हारा साथ खत्म। उसके बाद रेनू ने उसे नंबर दे दिया और कॉल करने का समय बताते हुए बोला, एक बार ही कॉल करना। अगले दिन निधि का जन्मदिन था, तो अविरल सारी रात कागजों पर लिखता रहा कि उसे निधि से क्या बोलना है और पेजों को फाड़ता रहा। अविरल से अब समय कट नहीं रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई, बड़ी मुश्किल से 8 बजा। 8 बजते ही अविरल ने फ़ोन किया तो निधि ने ही फ़ोन उठाया।
थोड़ी देर तक दोनों शांत रहे, फिर अविरल ने उसे बर्थडे विश किया। अविरल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, जबकि उसने पूरी रात बोलने की तैयारी की थी। अविरल ने फिर निधि से कहा, निधि अब मैं रेनू को फोन नहीं करूंगा। तो निधि ने कहा कि ऐसा मत करना, अगर रेनू और दीप्ति तुमसे गुस्सा हो गई तो मुझे भी भूल जाना। अविरल को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद दोनों ने बाय बोला और फोन रख दिया। अविरल आज बहुत खुश था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जब चाहे निधि से बात कर सकता है। 2 दिनों बाद अविरल ने रेनू को फोन किया और नॉर्मल बात करने लगा। तब रेनू ने बताया कि निधि बहुत ही हल्के दिमाग की लड़की है और तुरंत ही किसी को भी पसंद कर लेती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कजिन की शादी में एक लड़के के साथ खूब डांस कर रही थी। निधि के पापा ने भी उसे इस बात के लिए बहुत डांटा था। अविरल को बहुत बुरा लगा। उसने बात क्लियर करने के लिए निधि को फोन किया। फोन निधि की मम्मी ने उठाया। अविरल ने फोन काट दिया। उसने कई बार फोन किया, लेकिन फोन उसकी मम्मी ने ही उठाया। अविरल ने गुस्से में अपना हाथ जोर से मेज पर मारा। मेज पर एक कील निकली हुई थी, जिससे उसे खून बहने लगा। अविरल ने फिर फोन किया और फोन फिर से निधि की मम्मी ने उठाया। अविरल बोला, नमस्ते चाची जी, मैं अविरल बोल रहा हूँ, थोड़ा निधि से बात करा दीजिए। तो उन्होंने निधि को बुला दिया। अविरल ने सारी बात निधि को बताई। तो निधि बोली, अविरल सब झूठ है, तुम तो मुझे सिर्फ 7 से 8 महीने से पसंद करते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें दीप्ति दीदी की शादी से ही पसंद करने लगी थी। लेकिन सोचती थी कि मैं गरीब हूँ, मुझे ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अविरल और निधि दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तब निधि ने अविरल को बताया कि मेरी मम्मी को सब कुछ पता है, वो ही मेरी अकेली दोस्त हैं और मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती। अब अविरल की अक्सर ही निधि से बात होती रहती, जिसका रेनू और दीप्ति को कुछ पता नहीं था। बातों बातों में अविरल को पता चला कि रेनू के मम्मी पापा निधि की शादी में हेल्प करेंगे। इसी वजह से निधि उन लोगों से अलग नहीं हो पा रही है। अब अविरल बहुत अच्छी तरह एक बात जान चुका था कि अगर निधि की फैमिली राजी नहीं हुई तो निधि कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। कुछ समय बाद अविरल का सेकेंड ईयर प्रे का एग्ज़ाम भी हो गया, जो कि बहुत अच्छा गया। अविरल के दिन भी मिले जुले जाने लगे। निधि जब भी रेनू के घर जाती तो अविरल के दिन सिर्फ फोन देखते ही बीतते, क्योंकि निधि इतनी ज़्यादा पारिवारिक थी कि वो फ़ोन करने से भी डरती थी। अब अविरल का रिजल्ट भी आ चुका था। उसकी रैंक बहुत अच्छी आई थी। अविरल के पापा का सर आज फिर ऊंचा हो गया था, लेकिन अभी सेकेंड ईयर का मेंस बाकी था, जिसकी डेट भी आ चुकी थी। अविरल जोर शोर से उसकी तैयारी में लग गया। परीक्षा की डेट आ चुकी थी। अविरल दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। शाम को कुछ काम से वो बाइक लेकर मार्केट गया, जहां उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका दाहिना हाथ और पैर टूट गया। जब उसे होश आया तो वो फ्लाइट की जगह हॉस्पिटल में था। अविरल जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा और एग्ज़ाम देने की जिद करने लगा, लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। अविरल का एग्ज़ाम छूट गया। 2 महीने बाद अविरल ठीक होकर घर आया तो उसे लगा जैसे कि उसकी दुनिया ही लुट गई हो। अविरल के पहले ही 3 साल बर्बाद हो चुके थे, तो अब उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो दिल्ली के आउटर में ही था। अविरल ने दाखिला तो ले लिया था, लेकिन वो बहुत उदास रहता था। कॉलेज में जाते साथ ही रैगिंग स्टार्ट हो गई, जिससे वो और परेशान रहने लगा। लेकिन निधि से बात करके वो अपनी सारी परेशानी झट से भूल जाता था। अविरल और निधि पूरी रात एक दूसरे से बातें करते। अगर निधि कहीं चली जाती और कुछ दिन फोन नहीं करती तो अविरल पागल सा होने लगता था।
उसे निधि की लत सी लग गई थी। रेनू भी अक्सर अविरल को फोन करती रहती। एक दिन अविरल ने दीप्ति से निधि के बारे में बोला तो दीप्ति बोली, अभी ऐसा नहीं हो सकता। अविरल ने कहा, भाभी मुझ में क्या कमी है? तो दीप्ति ने बताया कि निधि तुम्हारे लायक नहीं है। अभी उसकी शादी की बात एक डॉक्टर से चल रही है। निधि ने खुद मुझसे बोला था कि दीदी उससे मेरी शादी करा दो। अगर वो तुम्हें चाहती तो उससे शादी के बारे में न बोलती। तुम निधि को छोड़ो और कहो तो रेनू से तुम्हारी शादी करा दो, वो तुम्हें पसंद भी करती है। अविरल ने तुरंत बोला, भाभी मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी निधि से शादी हो पाएगी या नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर मेरी शादी होगी तो वो निधि से ही होगी। अब अविरल को समझ में आया कि रेनू और दीप्ति क्यों उसे और निधि को अलग करना चाहती थी। अविरल ने सारी बात निधि को बताई तो निधि बोली, कोई बात नहीं, तुम किसी को पता मत होने देना कि हमारी बातें होती है और ऐसे ही अनजान बनकर सभी से बातें करते रहना। निधि भी अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस करने लगी कि वो चाह कर भी रेनू का घर नहीं छोड़ पा रही थी। जब भी रेनू अविरल को कॉल करती, अविरल जानबूझकर निधि की बातें ही करता। रेनू को बहुत ही बुरा लगता था। उसने निधि को अविरल से अलग करने की ठान ली। उसे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि अविरल और निधि की बात होती है। रेनू के मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे तो दोपहर में रेनू अकेली रहती थी। रेनू अक्सर ही निधि को अकेलापन का बहाना बनाकर अपने घर बुला लेती थी और निधि को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता था। एक बार रेनू ने दीदी से कहा, मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। उसके जाने के बाद ही घर के फ़ोन पर एक कॉल आई। निधि ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक लड़का था। उसने निधि से कहा, निधि प्लीज़ फ़ोन मत रखना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। निधि तुम सिर्फ मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा। निधि बहुत डर गई और उसने उसे बाद में बताने का बोलकर फ़ोन काट दिया। वो लड़का रेनू का दोस्त था और रेनू के घर में उसका काफ़ी आना जाना था। काफ़ी समय से वो निधि के पीछे पड़ा था, लेकिन रेनू ने मना कर दिया था तो उसने आगे कुछ कहा नहीं। फ़ोन काटने के बाद ही रेनू वहाँ आ गई। निधि ने सारी बात रेनू को बताई तो रेनू बोले, निधि दोस्ती को ही तो बोल रहा है, दोस्ती करने में क्या जाता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। निधि अगले ही दिन बहाना बनाकर अपने घर आ गई और सबसे पहले अभी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अभी को बहुत गुस्सा आया। उसको शंका हुई कि हो ना हो ये फ़ोन रेनू ने कराया है, लेकिन निधि ने उसे शांत करा दिया और कभी भी रेनू के घर अकेले न जाने का वादा किया। अविरल ने रेनू को कुछ न बोलने का वादा तो कर दिया था, लेकिन रेनू की हरकत उसे सहन नहीं हो रही थी। अब तक अविरल के 13 सेमेस्टर हो चुके थे। अविरल अपने घर आ गया था। थर्ड ईयर सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया। उसका रिजल्ट ठीक ठाक ही आया। अविरल अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसका सबसे बड़ा कारण अपने साथ साथ रेनू को भी मान रहा था। उधर कुछ दिनों बाद दीप्ति भाभी के लड़का हुआ था तो घर में एक प्रोग्राम था जिसमें सभी लोगों को आना था। रेनू ने निधि को भी तैयार कर लिया दिल्ली चलने के लिए। हालांकि निधि के मम्मी पापा नहीं आ रहे थे। अविरल बार बार निधि से पूछता कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली में सभी मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो क्या करोगी? तो थोड़ी देर सोचकर निधि जवाब देती कि जो सही होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी। निधि के मम्मी पापा निधि को लेकर दिल्ली जाने के 8 दिन पहले ही रेनू के घर पहुंच गए। अविरल बहुत परेशान रहने लगा
क्योंकि रेणु के यहाँ वो निधि से बात नहीं कर पाता था। 3 से 4 दिन बीतने के बाद अविरल को नहीं रहा गया और उसने रेणु के घर वाले फोन पर खाने के समय कॉल की और नॉर्मल ही बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद अविरल अचानक रेणु से बोला कि रेणु, कोई आया है क्या तुम्हारे यहाँ? तो रेणु ने मना कर दिया। अविरल ने फिर पूछा कि नहीं, मुझे आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ शायद निधि की है। हालांकि उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो रेणु ने बोला कि हाँ, निधि आई है, लेकिन अभी मैं बात नहीं करा सकती। अविरल गुस्से से पागल हो गया और फोन पर ही बोला, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात करता था कि निधि के बारे में कुछ पता चल जाए, वरना तुम्हारे जैसी 36 लड़कियां तो मेरे पीछे घूमती हैं। और ना जाने गुस्से में वो क्या क्या बोलता चला गया, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे रेणु को पता चले कि अविरल की निधि से बात होती है। फोन कटने के बाद रेणु बुरी तरह घर में रोकर अविरल से बदला लेने को बोलने लगी। निधि और उसकी मम्मी भी एकदम अवाक थी अविरल की इस हरकत पे। 13 दिन बाद निधि ने छुपकर अविरल को फोन किया तो अविरल ने निधि से माफ़ी मांगी और बोला कि अगर तुम कहो तो मैं रेणु से भी माफ़ी मांग लूं, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। हालांकि अविरल सोच रहा था कि निधि रेणु से माफ़ी के लिए मना कर देगी। इसके विपरीत निधि ने बोला कि हाँ, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी वहाँ कोई आने लगा तो निधि ने फ़ोन काट दिया। अविरल की आत्मा बिल्कुल भी रेणु से माफ़ी मांगने के पक्ष में नहीं थी। वो घर पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। आधी रात में अचानक अविरल की तबीयत बिगड़ गई। अविरल के पापा तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागे तो वहां पता चला कि अविरल का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। पूरी रात हॉस्पिटल में रुकने के बाद अविरल जब घर आया तो उसके मम्मी पापा ने कारण पूछा तो अविरल ने बोला कि मैं और दीप्ति भाभी की बहन निधि एक दूसरे को पसंद करते हैं। निधि के मम्मी पापा को भी सब पता है। अगर मेरी निधि से शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और फिर अपने कमरे में चला गया। एक दिन बाद अविरल अपनी मम्मी के साथ दिल्ली गया, जहां रेणु और उसकी फैमिली पहले से आए हुए थे। रेणु और दीप्ति ने सभी को पहले ही अविरल के खिलाफ भड़का दिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद पार्टी में अविरल सबके सामने जबरदस्ती निधि से बात करने लगा। रेणु और दीप्ति को और भी बुरा लग रहा था। उन्हें शक हुआ कि जरूर निधि और अविरल की फोन पे बात होती है, तभी ये इतनी बात कर रहा है। दीप्ति ने निधि को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अगले ही दिन सभी ने निधि और अविरल को बैठाकर बोलना शुरू कर दिया तो गुस्से में निधि ने बोला, मेरा आज से इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है। अविरल को कुछ समझ नहीं आया। वो उठा और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने हाथ की नस काट ली और उसका खून बहकर दरवाजे से बाहर जाने लगा। अविरल अचेत हो रहा था। तभी उसकी कान में अपनी मम्मी की रोती हुई आवाज़ पड़ी, जो रोकर कह रही थी कि भैया, हम किसके सहारे जिएंगे। अविरल ने मम्मी की आवाज़ सुनकर अपनी पूरी ताकत समेटी और उठकर दरवाज़ा खोला और मम्मी की गोद में ही बेहोश हो गया। तब तक कार्तिक और अमन भी वहां आ चुके थे। दोनों उसे लेकर अस्पताल जाने लगे। निधि भी बदहवास होकर अविरल के पीछे भागी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत ही अविरल को एडमिट किया और चेकअप करने लगे। डॉक्टर ने सांत्वना दी और बोला कि भगवान ने इसकी जान बचा ली है। इसकी कलाई ज़्यादा गहराई तक नहीं कटी है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर और खून बह जाने की वजह से ये बेहोश हो गया है। 4 से 5 घंटे में एकदम सही हो जाएगा। उधर घर में दीप्ति और उसके मम्मी पापा निधि को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन निधि एकदम पत्थर बनी बैठी थी।
रेनू चिल्ला चिल्ला कर बोली, यहाँ आशिकी चल रही है। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या दोष दें। अविरल की मौसी निधि के पास आई और उसे सहारा दिया। उन्होंने सभी को लताड़ लगाई और बोली, बेचारी कुछ बोल नहीं रही और सब इसके पीछे पड़ी हैं। क्या गलत किया है इसने? अभी सबका कैरेक्टर खोलूं तो जवाब देते नहीं बनेगा किसी से। तभी अस्पताल से कार्तिक घर आ गया और बताया कि सब ठीक है, 4 से 5 घंटे में अविरल घर आ जाएगा। अविरल की इस हरकत से निधि टूट सी गई थी। उसने अविरल को छोड़ने का निश्चय कर लिया। अविरल जब घर वापस आया तो सभी लोग हॉल में बैठे थे। अविरल ने सबके सामने बोला, मेरे अंदर क्या कमी है और मेरी शादी निधि से क्यों नहीं हो सकती। कार्तिक गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या ड्रामा मचा रखा है, कोई शादी नहीं होनी किसी की। अविरल निधि के लिए अकेले ही सबके सामने खड़ा हो गया और बोला कि शादी तो मैं इसी से ही करूंगा, जो रोक सकता हो रोक ले। अविरल की मौसी ने सभी लोगों को शांत कराया। निधि रसोई में थी, तभी अविरल की मम्मी वहां पहुंची तो निधि ने उससे बोला, मौसी जी आप अविरल के लिए और कोई लड़की ढूंढ लीजिए। अविरल दूसरे कमरे में बैठा था जहां से रसोई की खिड़की थी और वो निधि को देख रहा था। उसने निधि के सामने हाथ जोड़ लिए, लेकिन निधि ने एक बार भी अविरल की तरफ नहीं देखा। दीप्ति के मम्मी पापा निधि को लेकर तुरंत हरिद्वार चले गए। अविरल ने निधि की मम्मी को फोन किया और जो कुछ हुआ था उसका हिंट कर दिया और रोते हुए बोला, चाची जी प्लीज रिश्ता मत तोड़िएगा। अविरल के हाथ में 10 टाँके लगे थे, लेकिन उसे दिल के दर्द के आगे टाँकों का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। अविरल ने अगले दिन निधि को फोन किया तो उसका मोबाइल बंद था। अविरल को घबराहट होने लगी। पूरे दिन अविरल फोन ट्राई करता रहा लेकिन फोन बंद था। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया लेकिन निधि से कोई बात नहीं हुई। अविरल मंदिरों में जाकर भगवान से दुआ मांगता कि ये रिश्ता ना टूटे। अविरल ने माता के मंदिर में जाकर दुआ मांगी कि मैंने जो गलती की है उसके पश्चाताप के लिए मैं एक पैर से मंदिर तक चढ़ूंगा, जिसकी खड़ी चढ़ाई थी और लगभग 600 सीढ़ियां थी। बस निधि मुझसे बात करने लगे फिर से। अविरल लोग भी देहरादून आ गए। दिन बीतते गए। अविरल लगातार ट्राई करता रहा लेकिन फोन नहीं मिला। इसी तरह 20 दिन बीत गए। अचानक एक दिन जब अविरल ने फोन मिलाया तो निधि के फोन की घंटी बजी। निधि ने फोन उठाया और बोला, अविरल मुझे भूल जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। तभी निधि की मम्मी ने फोन लेकर बोला, अविरल तुम चिंता मत करो, इसकी शादी तुम्ही से होगी, तुम थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अविरल को तो निधि की आदत हो चुकी थी। वो हमेशा उसे फोन करके माफ़ी मांगता और समझाने की कोशिश करता, लेकिन निधि तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद रेनू की मम्मी ने निधि की मम्मी से कहा कि अविरल से निधि की शादी के बारे में मत सोचना। तो निधि ने की मम्मी ने बोला, हम तो अविरल को जानते भी नहीं थे, आपने ही दीप्ति की शादी के बाद से उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर शादी के लिए बोला था। अब क्या हो गया जो 8 से 10 महीने में अविरल इतना बुरा हो गया। रेनू की मम्मी ने साफ साफ बोला कि या तो हमसे रिश्ता रख लो या फिर अविरल से। तो निधि की मम्मी ने जवाब दिया, दीदी आप ही रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो तोड़ दो। इसके बाद निधि लोगों का और रेनू लोगों का रिश्ता टूट गया। जब ये बात अविरल को पता चली तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी सारी समस्या खत्म हो गई थी। धीमे धीमे निधि भी नॉर्मल हो गई थी। अविरल अपनी कसम पूरी करने के लिए मंदिर तक एक पैर से चढ़ने लगा। हालांकि वो कई बार हिम्मत हारने लगता तो अपनी मोहब्बत को याद करता और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ता और आखिरकार वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया।
अविरल ने ये बात निधि को बताई, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया। अविरल का कॉलेज स्टार्ट हो चुका था। कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। अविरल अक्सर निधि से बोलता, निधि 6 महीने हो गए हैं, तुम्हारी बहुत याद आती है, एक बार मिल लो ना। लेकिन निधि मना कर देती। अब अक्सर अविरल और निधि की इसी बात पे लड़ाई हो जाती। निधि भी मजबूर थी, वो अविरल से मिलने अकेले नहीं जा सकती थी। उसे लगता था कि अगर किसी ने देख लिया तो उसके मम्मी पापा की बदनामी होगी। अब निधि से मिले पूरा 1 साल बीत चुका था। निधि ने अविरल से मिलने के लिए हाँ बोल दिया। अविरल खुशी खुशी हरिद्वार पहुंचा तो निधि अपने मम्मी पापा के साथ आई हुई थी। सभी लोग पार्क गए और खाना खाया। थोड़ी देर अविरल और निधि ने नॉर्मल ही बातें की और फिर सभी अपने घर के लिए चल दिए। अविरल की आंखों में आंसू थे। वो बार बार पलटकर देख रहा था, लेकिन निधि ने पलटकर नहीं देखा। ऐसे ही अविरल के पूरे 4 साल बीते। अविरल का कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं बना, क्योंकि उसे निधि को छोड़कर कोई दिखता ही नहीं था। निधि 1 साल में एक बार अविरल से मिलने आती, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ। अविरल ने इसे अपनी किस्मत मानकर अपना लिया था। हालांकि वो इस बात पर अक्सर निधि से लड़ता भी था। अविरल के 4 साल पूरे हो गए, लेकिन कहीं भी अविरल को जॉब नहीं मिली। निधि के पापा भी डरते थे कि कहीं लड़के का मन ना बदल जाए, तो उन्होंने सगाई की बात की और उनकी सगाई कर दी गई। अविरल को अब अपने पापा से पैसे मांगने में बुरा लगता था, तो वो रात दिन जॉब ढूंढने में लगा रहता। उसे बहुत से ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अविरल के साथ फ्रॉड भी किया, लेकिन अविरल अब परिस्थितियों से लड़ लड़कर इतना मजबूत हो गया था कि कोई उसे रोक नहीं सकता था। कुछ समय बाद आसपास के लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि लड़की के चक्कर में पड़ा रहा और कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया, इसका कुछ नहीं होगा। जितना लोग अविरल के ऊपर हंसते, उसे और साहस मिलता। अविरल और मेहनत करता। कुछ महीनों बाद पुणे में एक छोटी सी कंपनी में अविरल को जॉब मिली, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम थी। अविरल ने हंसते हुए जॉब को हाँ कर दी। वो अब पापा से पैसे भी नहीं मांगता था। उसके पास पैसे की तंगी भी हो गई। अविरल हमेशा अपने मन में एक ही लाइन गुनगुनाता था, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। 1 महीने बाद अविरल को 5,000 माह मिलने लगा। ये उसकी पहली कमाई थी, जो उसने अपनी दीदी अनु के नाम से निकाल कर अलग कर दी। निधि के पापा से लोगों ने कहना शुरू किया कि ज्यादा पड़ी हुई सगाई अच्छी नहीं होती, तो वो शादी की जिद करने लगे। अब अविरल की शादी भी तय कर दी गई। हालांकि अभी अविरल का मन नहीं था। वो खुद बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वो निधि को हर खुशी देना चाहता था, पर इतने कम पैसों में वो संभव नहीं था। लेकिन फिर अविरल ने सोचा कि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर निधि चली गई तो क्या होगा। शादी को सिर्फ 1 महीना बचा था और तैयारियां जोरों पे थी। तभी अचानक निधि की तबीयत बिगड़ गई। उसे हाइड्रिक फीवर आ गया। अविरल को पता चला तो वो परेशान हो गया। अविरल निधि से बात करने की कोशिश करता, लेकिन निधि उससे बात भी नहीं कर पा रही थी। निधि के पापा ने पास में ही डॉक्टर को दिखाया तो उसने दवा दे दी, लेकिन निधि की हालत और बिगड़ गई। निधि का ब्लड चेकअप हुआ तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम हो गई थी और शायद उसे डेंगू था, लेकिन अभी डॉक्टर ने डेंगू के टेस्ट के लिए मना कर दिया था। निधि ने अविरल से ये बात बताई। अविरल ने बोला कि कल तुम डॉक्टर के पास जाना तो मेरी बात कराना। उस समय डेंगू से रोज कई जाने जा रही थी और ये न्यूज़ के पहले
पेस पर था। निधि की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। अविरल का मन अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अविरल ने बिना किसी को कुछ बताए बैग उठाया और हरिद्वार पहुंच गया। जब निधि डॉक्टर के पास जाने को हुई तो अविरल ने फोन करके डॉक्टर का एड्रेस मांगा और खुद भी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच गया। सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। निधि की हालत देखकर अविरल का मन कचोट गया। निधि ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। अविरल ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने फिर डेंगू के चेकअप को मना कर दिया। अविरल का मन नहीं माना और निधि की मम्मी के मना करने के बावजूद अविरल निधि का टेस्ट कराने चला गया। ब्लड का सैंपल देने के बाद निधि अपने घर चली गई और अविरल लैब के बाहर ही रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। 5 घंटे बाद रिपोर्ट आई जिसमें निधि को एडवांस लेवल पे डेंगू हुआ था और उसकी कंडीशन सीरियस थी। अविरल ने तुरंत अच्छा डॉक्टर पता किया और निधि को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने कहा अब 1 दिन की भी देरी बहुत हो सकती थी। निधि के लीवर और फेफड़ों में पानी भर चुका था। निधि अब अपने होश में नहीं थी। अविरल रात दिन निधि के साथ रहता, उसे कहानियां पढ़कर सुनाता, पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करता। हालांकि निधि की मम्मी भी साथ में अस्पताल में थी, पर अविरल को हर पल लगता कि अगर वो सो गई और निधि को कुछ ज़रूरत हुई तो। अविरल के ऑफिस से फ़ोन आया और बॉस ने बोला या तो कल से ज्वाइन करो या तो जॉब छोड़ दो। अविरल ने ज्वाइन करने से मना कर दिया और उसकी जॉब भी चली गई। लेकिन उसने किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया। दिन में वो डॉक्टर के पास जाता और बार बार सलाह करता कि अगर कोई दिक्कत हो तो हम दिल्ली ले जाएं। डॉक्टर और नर्स को भी उसकी मोहब्बत और पागलपन देखकर आंखों में आंसू आ जाते। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए अविरल तो अब किसी को पहचान भी नहीं आ रहा था। 3 दिन बाद एक जूनियर डॉक्टर भागते हुए अविरल के पास आया और बोला निधि के प्लेटलेट्स बढ़ने लगी हैं। अविरल खुशी से निधि के रूम की तरफ भागा और निधि का हाथ पकड़कर अपने माथे पे रख लिया और बोला तुम ठीक हो रही हो। 5 दिनों बाद निधि अपने घर चली गई। अविरल की जॉब भी अब चली गई थी। उसने फिर से जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। निधि के ठीक होने के बाद अविरल ने जॉब के बारे में सारी बात निधि को बताई। अविरल और निधि ने हर परिस्थिति में साथ रहने की कसम खाई। अब शादी की डेट भी आ चुकी थी तो अविरल भी अपने घर चला गया। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के 10 दिन बाद निधि और अविरल दिल्ली आ गए, जहां एक छोटा सा फ्लैट लेकर दोनों रहने लगे। अविरल सारा दिन जॉब के लिए भटकता। वो कई किलोमीटर पैदल चलता और सोचता मेरा भी दिन आएगा। अविरल ने कई कंपनी में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन अभी किसी ने कुछ नहीं बोला था। इसी तरह 15 दिन बीत गए। अविरल और निधि एक पैसा बचाते। दोनों को कहीं जाना होता तो 5 से 10 रुपए बचाने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चलते। एक बार दोनों का कुल्फी खाने का मन हुआ तो दोनों शॉप पर गए, लेकिन उसके पैसे सुनकर वैसे ही वापस आ गए। दोनों को हर गम मंजूर था, लेकिन दूर रहना मंजूर नहीं था। एक दिन अविरल के पास कॉल आया और दूसरी तरफ से एक लेडी बोली अविरल आप कंपनी कब ज्वाइन कर सकते हैं। अविरल के मुंह में तो जैसे शब्द ही गायब हो गए थे। थोड़ी देर बाद अविरल बोला कि मैं कल से ही ज्वाइन कर सकता हूँ, हालांकि सैलरी बहुत कम थी। लेडी बोली कि ठीक है, आप अगली 1 तारीख से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ऑफर लेटर भेज रही हूँ। निधि भी अविरल के साथ ही बैठी थी। दोनों उठे और एक दूसरे के गले लगकर खुशी के मारे रोने लगे। एक दिन अविरल के मामा अविरल के घर आए तो उन्होंने पहले तो घर देखकर मुंह बनाया
और फिर घर में सामान देखने लगे। अविरल के पास कोई सामान नहीं था। अविरल और निधि जमीन में ही गद्दा डालकर लेटते थे। एक चूल्हे वाली गैस थी। अविरल के मामा ने कहा कि अविरल, अपने पापा से क्यों नहीं मांग लेते? तो अविरल ने हंसते हुए कहा, अरे मामा जी, पापा ने तो खुद बोला था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैं अपने आप ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। अविरल के मामा ने हर जगह जाकर उसका मजाक बनाया। धीरे धीरे अविरल आगे बढ़ता गया। उसने जल्दी जल्दी कंपनी बदल दी, जिससे उसका पैकेज बढ़ता चला गया। आज अविरल वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में कैलिफोर्निया में है। उसने सबसे पहले अपनी दीदी अनु के नाम पे एक डोनेशन स्टार्ट किया, जिसमें वो हर साल एक गरीब लड़की का मेडिकल का सारा खर्च उठाता। अविरल हर साल दशहरे वाले दिन अपने घर आता और एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करता, जिसमें पूरे शहर के गरीबों को भोजन करवाता। उसने अपने पापा को जन्मदिन के गिफ्ट में मर्सिडीज दी तो सभी ने दांतों के नीचे उंगली दबा ली। आज जो सभी अविरल के हकलापन, उसकी कमजोरी, उसकी किस्मत, फेल होने, मोहब्बत का मजाक बनाते थे, वो आज उससे नजरें भी नहीं मिला पाते। हालांकि अविरल सभी से वैसे ही बातें करता जैसे पहले करता था। अविरल और निधि जब भी किसी कुल्फी वाले को देखते तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और अपना पुराना समय याद करते हुए कुल्फी खाते। अविरल ने दुनिया को दिखाया कि अगर मोहब्बत सच्ची है और मन में काम के प्रति लगन है तो कोई भी कठिनाई उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अविरल ने अपनी अथाह मेहनत, लगन और सच्चाई से अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया था, जहां सभी को आज उस पर नाज था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।